नेक्स्ट जो है क्लास 12 से है यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो मैक्सवेल ने क्या किया था, मैक्सवेल ने उसको बस प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, थियोरेटिकली भाई हाँ है, पर हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था और उसको प्रोड्यूस भी किया था। ये दोनों ऐसे याद रखने हैं, मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था और हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था इसका। अब इसमें क्या पढ़ा जाता है? इसमें स्टार्ट में पढ़ा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि क्या कोई चीज़ डिस्प्लेस कर रखी है, क्या चीज़ डिस्प्लेस कर रखी है, यानी करंट फ्लो हो रहा है और कोई चीज़ डिस्प्लेस हो रही है। अब देखो क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट में, देखो जब एक सिंगल जो चार्ज होगा ना, जब सिंगल चार्ज होगा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो वही चार्ज मूव कर रहा होता है ना, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, ठीक है। ये किसने प्रूव किया था? ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट था ये, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? फैराडे ने किया था, ठीक है, फैराडे का एक्सपेरिमेंट है। तो जब भी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? करंट इन ए सर्किट रिमेन सेम। करंट जो है एक सर्किट के अंदर करंट सेम हुआ, अगर करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती कभी भी। देखो ये है एसी है, एसी क्या है? अगर एसी में जो हम डायरेक्शन नहीं शो करते कभी भी करंट की, ठीक है, कभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ऐसे जाके और ऐसे अल्टरनेटिव डायरेक्शन होती है इसकी एसी के केस में। देखो अब क्या है, ये हमने लगा दिया कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है वो एसी में लग सकता है, डीसी में नहीं लग सकता, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो एसी को अलाउ करता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पर, देखो पहली बात तो कैपेसिटर लगा दिया तो क्या करंट यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पास होगा या नहीं होगा? जबकि कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में गैप है, तो ए टू बी करंट पास होगा या नहीं होगा? तो अगर देखा जाए तो गैप है तो करंट पास नहीं होना चाहिए, पर करंट पास होता है। अब क्या है, अब वायर की ज़रूरत नहीं फिर भी करंट पास हो गया, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट करंट। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको बता रहा है कि प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द गैप ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, गैप जो कैपेसिटर है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस चीज़ को शो कर रहा है कि करंट पास हो रहा है। प्रूव दैट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू वेरिंग, वेरिंग मतलब जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट इसमें वेरी करने लग रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड इस चीज़ को प्रूव कर रहा है, क्योंकि मैग्नेट तो लगा नहीं रखा, इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इसी को क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। इस डिस्प्लेसमेंट करंट ने क्या रिप्लेस कर दिया? वायर को रिप्लेस कर दिया। क्या रिप्लेस कर दिया? दिस टाइप ऑफ करंट डिस्प्लेसेस, क्या कर दिया? डिस्प्लेसेस किसको? वायर, ठीक है ना, वायर की ज़रूरत नहीं पड़ी ना इसमें और फिर भी करंट पास हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे हम? डिस्प्लेसमेंट का। इट इज़ करंट बिटवीन कैपेसिटर प्लेट विदाउट वायर। क्या है? करंट है बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, यहाँ पर भी विदाउट वायर, वायर नहीं है। देखो इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं? देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू में एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और एक ही आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका एरिया, एरिया ये है। अब क्या है, ये 4 पाई आर स्क्वायर हम क्या लेके चला करें? हम स्फेरिकल चीज़ें लेके चला करें इसमें, क्या? स्फेरिकल। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? Q बाई ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे, अगर 4 पाई आर स्क्वायर, किसका? 4 पाई आर स्क्वायर क्या है इसका? एरिया। तो क्या लिख दिया? इसका एरिया इंटू एरिया ये।
देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये जो है ये गोस थ्योरम भी है। क्या है? गोस थ्योरम भी है कि फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। अब क्या करना हमने, दोनों तरफ क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी फाइव बाई डी टी क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी टी, और ये क्या आ गया? वन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या लिख देंगे हम इसको लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आई डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? इसको ले जाओ उस तरफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी फाइव बाई डी टी। ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई। क्या है ये? आई डी एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। और ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये ई जो है नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अगर हमारे पास कंडक्शन करंट है यानी वायर वाला करंट है तो डी क्यू बाई डी टी। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है तो एप्सिलॉन नॉट डी फाइव बाई डी टी। अगर टोटल करंट निकालना पड़ जाए किसी वायर में, वायर भी है यानी कंडक्शन, और कैपेसिटर भी है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का टोटल कर देंगे। अगर कंडक्टर है, ठीक है, जो भी चीज़ एब्सेंट है यानी वायर है तो इसको हटा दो, ठीक है, और ये है तो वायर नहीं है कैपेसिटर, तो इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, ये ऐसे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, एक एक्स एक्सिस में चलेगा तो दूसरा वाई एक्सिस में चलेगा। एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और जो सी भी डायरेक्शन हम लेकर चलेंगे इसके अलावा डायरेक्शन होगी उसकी जेड। अगर ये वाई में है ये जेड में तो ये एक्सिस, यानी जो एक्सिस इनके लिए होंगी उसे तीसरी एक्सिस में ये चलेगा, वो डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। देखो तो मान लिया जेड एक्सिस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्रोपेगेशन की एक्सिस कौन सी हो जाएगी? एक्स एक्सिस। देखो क्या है कि कैसे हम इसको बताएंगे, जैसे देखो ये है हमारे पास ऐसे है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखो एक तो हम लेके चलेंगे, मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग ऐसे चलेगा, ठीक है ना। यानी कैसे चलेगा हमारा, एक बताता हूँ, पेन से बताता हूँ कैसे चलेगा। देखो ये है, ठीक है, ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो एक तो चलेगा ऐसे ऐसे, दूसरा चलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड चलेगा ऐसे ऐसे। यानी ये यहाँ से स्टार्ट है तो ये यहाँ से वाई एक्सिस में स्टार्ट है, तो ये जो है इसकी दूसरी एक्सिस में यहाँ से स्टार्ट है, ये पॉजिटिव में स्टार्ट है तो ये भी पॉजिटिव में स्टार्ट है, ये यहाँ पर मैक्सिमम पे पहुँचा तो ये यहाँ पर मैक्सिमम पे पहुँचा, ये जीरो पहुँचा यहाँ पर तो ये जीरो पर। अब इसके बाद ये नेगेटिव में स्टार्ट हुआ तो ये भी जो वहाँ पर यहाँ से चक्कर लगा के वहाँ पर नेगेटिव में पहुँचे, ठीक है। यानी एक टाइम पे मैक्सिमा अटेन करेंगे दोनों, और एक ही टाइम पे दोनों मिनिमा अटेन करेंगे। देखो दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा? देखो ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाली और ये वाली जो, ठीक है ना, ये वाली दोनों के बीच में कितने का एंगल बना? 90 डिग्री का, ठीक है। एक चल रहा है कौन सी एक्सिस में? ये मान लिया हमारे पास है वाई एक्सिस, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, तो ये वाली कौन सी किस में प्रोपेगेट कर रहे हैं? दोनों जेड एक्सिस में, ठीक है। देखो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? लाइट वेक्टर। डायग्राम समझ आ गया होगा ना, दोनों के बीच में कितना एंगल, ये 90, इन दोनों के बीच में 90 और ये भी 90, थोड़ा सा टेढ़ा जो है इस वजह से दिखाया जाता है क्योंकि 3D शेप है। या ये डायग्राम बना दो तुम, इसमें फिगर ऐसा भी चल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक यानी क्या क्या क्वालिटी इसके अंदर। देखो जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रहे हैं ना, तो जो हम लाइट को ध्यान में रख के कर देंगे सारी प्रॉपर्टी, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल जो और फील्ड होगा और मैग्नेटिकल जो फील्ड होंगे दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे, ठीक है, इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, ठीक है। मैक्सिमा तो मैक्सिमा, मिनिमा तो मिनिमा, ठीक है। नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड
और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, और ये जो है जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसके भी परपेंडिकुलर होंगे, उस वहाँ पर भी 90 डिग्री का इनका एंगल चलेगा। इसलिए 90 डिग्री को हम यहाँ बोला करें ट्रांसवर्स इन नेचर। क्या बोल देंगे? ट्रांसवर्स इन नेचर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करा करें। एक वेव है, दो वेव है, तीन है, ठीक है, सबका टोटल हो जाना है, तो टोटल को क्या बोलते हैं हम? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डज नॉट रिक्वायर मेटल मीडियम। देखो लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं, देखिए क्योंकि सन से जो है अर्थ तक लाइट, बीच में वैक्यूम भी है, तो वैक्यूम तो कोई मीडियम है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर नॉन रिक्वायर मेटेरियल मीडियम, कोई किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। सनलाइट है, इसके पास एनर्जी, मोमेंटम, मोमेंटम बता रहा हूँ मैं कैसे। एज दे प्रोपगेट थ्रू स्पेस, स्पेस में से भी ट्रेवल करते हैं, उनके पास वेलोसिटी भी है, मास नहीं, ठीक है ना, लाइट के पास मास नहीं। एनर्जी जो है वो इक्वली डिवाइडेड होगी दोनों में, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर बराबर डिवाइड होगी। देखो कैसे, मोमेंटम बता रहा हूँ मैं कैसे याद करो। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv, और एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर। क्या कर दिया हमने? देखो कैसे इसको सोल्व करोगे, P की वैल्यू V से मल्टीप्लाई V से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? mv स्क्वायर बाई v। इसको 1/2 से कर दो मल्टीप्लाई, डायमेंशनल इक्वल हो गया। ये P की वैल्यू, ये क्या है? एनर्जी, ये क्या है? वेलोसिटी। तो एनर्जी बाई वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है? मोमेंटम आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा होता है किसी चीज़ का ऑर्डर। क्या होता है? किसी चीज़ का ऑर्डर। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ऑर्डर होता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रा। तो ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेज बोल दो, रेडिएशन बोल दो, वेव बोल दो, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग या फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या बोल देंगे उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का? c/λ। देखो कैसे याद करोगे? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ। टाइम क्या होता है? t, और इसको ऊपर ले जाओ 1 बाई टाइम यानी फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो क्या निकल जाएगा? v बाई लैम्डा, ठीक है, या v यानी c, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लर्न करना है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें? अगर वेवलेंथ निकालनी है तो c बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है इसमें जो है टोटल, इसको 7 टाइप की जो है ये हमारे पास वेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। 6th पे है एक्सरे, और 7th पे है गामा रेज। क्या है? गामा रेज। देखो कैसे याद करना है, राम रेडियो वेव और माइक्रोवेव होगी, यहाँ 2 होगी, ऐसे याद करो इसको। फिर है इन, राम इन, और यूवी मतलब जैसे युवराज सिंह है, उल्टा कर दो इसको VU, ठीक है। और लास्ट में जब कोई चीज़ फिनिश होती है तो उसको क्या बोलते हैं? XYZ। जेड इसमें कुछ भी नहीं है तो एक्स रेज, और वाई यानी गामा रेज हो जाएगा। राम, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, ठीक है। इसको ऐसे याद करो। इसकी जो इनका जो सोर्स है ना, सबका जो सोर्स होगा, इनका जो सोर्स होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो एक्सीलरेटिंग चार्ज है, यानी चार्ज जब मूव करता रहेगा तो ये जो है वेव प्रोड्यूस होती रहेंगी। इसका जो ऑर्डर है वो कैसे याद करोगे? देखो ये जो है NCERT की बुक से ले रखी है, फ्रीक्वेंसी ये है इसकी, ठीक है, हर्ट्ज में, और ये है वेवलेंथ इसकी, ठीक है, ये वेवलेंथ है। रेडियो वेव, ठीक है, कहाँ इसका यूज होता है? फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज, ठीक है। ये एक के अंदर जो है 2 का भी हम इसमें ज्वाइंट ले लेते हैं। देखो अब क्या है इसमें, ठीक है, इसको NCERT बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा इस टेबल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रेडियो वेव की वेवलेंथ ये है, और कैसे प्रोड्यूस होगा? एक्सीलरेटिंग चार्ज से। डिटेक्ट कैसे करेंगे? रिसीवर से। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होगी ये होगी,
और वैसे निकाल भी इसको, अगर फ्रीक्वेंसी पता तो वेवलेंथ निकाल ली जा सकता, वेवलेंथ पता तो फ्रीक्वेंसी निकालना पॉसिबल है, ठीक है। और सेमी वेव इंफ्रारेड है, और लाइट रेज है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज है। देखो इनको डायरेक्ट कैसे याद करेंगे वो बताता हूँ मैं इसको साथ के साथ में, ठीक है। ये शॉर्टर वेवलेंथ है, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, यानी सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी, गामा की, सबसे ज़्यादा रेडियो वेव की। अब फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेडियो के अकॉर्डिंग चलेगी, फिर जो है घटती चली जाएगी इसकी वैल्यू। देखो देखो क्या है इसमें, रेडियो वेव की जो फ्रीक्वेंसी वो याद करोगे, वेवलेंथ याद करोगे, सोर्स का इसका ओसिलेटिंग चार्ज, ओसिलेटिंग सर्किट, ओसिलेटिंग चार्ज। यूज कहाँ पे होता है रेडियो वेव का, 54 मेगाहर्ट्ज टू 89 मेगाहर्ट्ज तक जो है ना, ये रेडियो में, टीवी ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो नाम से याद रख लो, रेडियो में टीवी, रेडियो भी आ गया और टीवी भी आ गया। माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी याद रखोगे इसकी, और वेवलेंथ याद रखो, सोर्स ये सेम है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट। और यूज क्या पर, जैसे माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, कुकिंग पर्पज के लिए, रेडार में, ठीक है ना, एरोप्लेन वगैरह में। और जो एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल ऑफ एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, यानी बारीकी से पढ़ना, फाइन डिटेल्स ऑफ एटम की और मोलिकुलर जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, उसके एनालिसिस में इसका हम यूज करते हैं। इंफ्रारेड, देखो इंफ्रारेड सन से कौन कौन सी लाइट निकलती है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, तीनों का सोर्स पता चल गया। सन बोल दो या हॉट बॉडी बोल दो, ठीक है ना, ऐसे बोल देंगे इसको, तीन का सोर्स तो पता चल गया। तो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ याद रखोगे, कहाँ से कहाँ तक इसकी जो रेंज लाई करती है, मोलिक्यूल या हॉट बॉडीज। और कहाँ पे इसका यूज होता है, इंफ्रारेड का इंडस्ट्री में, मेडिसिन वगैरह में, एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है ना, इन फिजिकल थेरेपी, ठीक है ना, दैट इज टू ट्रीट मस्कुलर स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, ठीक है ना। और नाइट विजन डिवाइस, रात को देखने के लिए, जैसे धुंध में, ठीक है ना, फोग टाइम में जो हम क्लियर पिक्चर देख देते हैं ना कई बार उसमें न्यूज़पेपर वगैरह में, तो वो जो क्लियर पिक्चर है वो इंफ्रारेड की वजह से हमें दिखाई देती है। हमारा जो रिमोट होता है ना, रिमोट की जो लाइट होती है उसमें भी इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड हमें दिखाई नहीं देती। ग्रीन हाउस गैस, रिवेलिंग सीक्रेट राइटिंग, रिवेलिंग का मतलब साफ साफ देखना, क्लियर देखना, ठीक है। कोई भी सीक्रेट राइटिंग लिख दी किसी ने, ठीक है, जैसे पेन आते हैं ना सीक्रेट पेन, तो उनकी राइटिंग को देखने के लिए ऑन एंशेंट वाल, जो पुराने टाइम की वाल है, उस पर रिमोट का पता चलेगा होगा। जो सन है सोर्स इंफ्रारेड का, विजिबल का और अल्ट्रावायलेट का। अब लाइट या विजिबल लाइट, ठीक है, क्या है, इसमें ह्यूमन आइज को डिटेक्ट करता है, और फ्रीक्वेंसीज की याद रखोगे। और क्या है, विजिबल लाइट एमिटेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है, जो वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन, जैसे मतलब देखना का काम है इसका मेन, तो एटम मॉलिक्यूल्स इसके सोर्स है। और यूज ऑप्टिक्स में है, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में है, विजन देखने के लिए, मतलब सेम पर्पज है इसके दो, लाइट से रिलेटेड। फोटोग्राफी में भी इसका यूज है, ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, विजन, फोटोग्राफी में इसका यूज। अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट के सन सोर्स सन ही है, और फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसकी वो याद रखोगे, क्या है, ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, सोर्स एटम मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और सन है, ठीक है। और यूज कहाँ पर, बर्गलर अलार्म में, वार्निंग वगैरह देने के लिए, फूड स्टफ को प्रिजर्व करने, खाने वगैरह को जो है ख़राब ना हो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। मेडिकल अप्लाइंसेज में, इंस्ट्रूमेंट में इसका यूज करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में जो इसका यूज करते हैं, ठीक है। और किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है इसका यूज करते हैं,
ठीक है, अल्ट्रा वायलेट का। अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रासाउंड ये तो तूने पढ़ ही रखे होंगे ना, जम्स के फूड स्टफ को मतलब बचाने के लिए। और इनविजिबल राइटिंग, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती उसको डिटेक्ट करने के लिए भी जो है ना इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट क्या है, फर्ज्ड डॉक्यूमेंट, यानी जाली, जैसे सिग्नेचर होते हैं ना, कई बार सिग्नेचर किसी ने फिंगरप्रिंट है भाई, क्या पता चले भाई ये अंगूठे किसके हैं, ठीक है भाई, इतनी जनसंख्या है, इतने सारे डॉक्यूमेंट है, किसी की क्या राइटिंग है, तो एक एक बारीकी से चेक करने के लिए भी जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सरेज। एक्सरे होता है, जैसे एक्सरे करते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ याद रखोगे। सोर्स क्या हो जाएगा इसका, इनर और मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। यूज कहाँ पे, रेडियोथेरेपी में इसका यूज होता है। और अनट्रेसेबल स्किन डिजीज, यानी कई बार जो है स्किन पर में क्या डिजीज है इसका पता नहीं चलता, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है ना हम अनट्रेसेबल, जिसका पता नहीं चलता, उस डिजीज के लिए भी हम एक्सरेज का यूज करते हैं। मैलिग्नेंट के लिए ग्रोथ, यानी क्या जो है ग्रोथ होने लग रही है, अलग अलग मतलब कोई मतलब बीमारी बढ़ने लग रही है, वहाँ पे भी हम इसका यूज कर लेते हैं। एक्सरेज में भी, एक्सरे में करते हैं, फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ट्यूमर में, देखो ट्यूमर होता है एक गांठ टाइप का, ठीक है ना, एक जिसका एरिया फिक्स है, और जब ये ट्यूमर जो है आगे जाके थोड़ा सा फैल जाए, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो कैंसर है। लोकेटिंग क्रैक, क्रैक वगैरह फाइंड आउट करने में इसका यूज करते हैं। फ्लाज इन फिनिश्ड मेटेलिक ऑब्जेक्ट, देखो फ्लाज होता है कमी कि मेटेलिक ऑब्जेक्ट कोई भी फिनिशिंग की है, कोई भी चीज़ बनाई है, उसमें क्रैक वगैरह, जैसे स्टोन नग वगैरह होते हैं, उसमें क्या कमी रहेगी, क्रैक वगैरह आ गए, तो उसको चेक करने के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं। स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी में भी इसका यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ स्मगल्ड गुड इन बैग्स ऑफ ए पर्सन, देखो क्या स्मगलिंग का सामान तो नहीं है, जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह पे बैग की चेकिंग होती है और पता लग जाता है कि भाई इसके बैग में गन है या और क्या रखा है इसके बैग में, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है। गामा रेज, गामा रेज का क्या काम है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसकी याद रखोगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसमें से अल्फा बीटा और गामा तीन रेज निकलती। अल्फा बीटा तो रेज है ही नहीं हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि आउट ऑफ विच इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी ऑप्शन आ जाते हैं, नहीं होते ही, सिर्फ गामा है। तो कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ट्यूमर। और अगर सिर्फ ट्रीटमेंट की बात, अगर चेकिंग की बात आ जाए तो एक्सरे लिख देना, और ट्रीटमेंट की बात आ जाए तो इसमें जो है कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट में गामा का लिखोगे। टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है इसका यूज होता है गामा रेज का, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है काफ़ी ज़्यादा है। इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देने में भी हेल्पफुल है। एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में भी ये हेल्पफुल है। मैक्सवेल की इक्वेशन है, ये वैसे तो आउट ऑफ सिलेबस है, पर कैसे गोश लॉ है, ये क्या है, मैक्सवेल की जो चेंज कर रखी है इसमें इक्वेशंस में, फर्स्ट है फ्लक्स वाला E इंटू डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कि ये बताता है कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जिस्ट करते हैं। गोस लॉ की जो सेकंड है मैग्नेटिज्म में, वो था B इंटू डी एस, किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल। मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यूस लूप बनाता है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जो फैराडे का जो लॉ है EMI का, वो क्या था, अभी क्या था, E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, EMF का। जो फैराडे का सेकंड लॉ है E इंटू डी एल और डी बी बाई डी टी ए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन के आ जाएगा। नेक्स्ट है एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन में B इंटू डी एल, देखो ये अभी किया है, म्यू नोट आई सी प्लस आई डी, ठीक है, कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट,
ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। दिस प्रूव्स एंड रिलेट्स दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा। अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल मैं बता देता हूँ कैसे जो है न्यूमेरिकल करने हैं इसके। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई भी एंटीना है, ठीक है ना, क्या है एंटीना, और उसकी सपोज करो हमारे को दे दी फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी, सपोज करो 25 मेगाहर्ट्ज से लेकर और 50 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है ना, ये दे दी हमारे पास। तो क्या फ्रीक्वेंसी दे दी, क्या निकालनी, वेवलेंथ, फॉर्मूला क्या है c बाई न्यू, c हमेशा ऊपर रहना, ये याद रखोगे। तो जो गिवन है वो नीचे आना है, जो फाइंड आउट करना वो साइड में आना है। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ और 1 मेगा में कितना 10⁶, तो 25 × 10⁶। देखो क्या हो जाएगा, इसको कट करोगे कितने पे कट गया 2 पे, तो 3 × 10⁻², इसको क्या लिख दो 300 और इसको क्या लिखो 25, कितने पे कट गया 12 मीटर, ये यूनिट आनी है हमारी मीटर में। नेक्स्ट क्या मान लिया 50 है, तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 50 × 10⁶, 2 पे, तो 300 आ गया ना ये भी, तो बाई 50 कितना आ गया ये 6। ये जो है इसकी वेवलेंथ रेंज हो जाएगी। ठीक है, इससे जो है डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सपोज करो हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, वेवलेंथ गिवन है मान लिया कितनी भी है, मान लिया सपोज करो 50 मीटर, सपोज करो ये है 50 मीटर, और फ्रीक्वेंसी निकालनी तो कैसे निकालो, c बाई लैम्डा, और c कितना है 3 × 10⁸, और ये क्या है 50, कर दो इसको सोल्व, 1 0 से ये कट गया 7 पे 3, अब इसको भी 30 ही बना लो, ठीक है ना, 30 10⁶ हो गया 5, तो कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है ना। और इसको चेंज करोगे तो 10⁶ को क्या लिखे हम मेगा हर्ट्ज, 6 मेगा हर्ट्ज तक जो है इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, ये जो है इतना इसमें करना।